अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अच्छा, मैं पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर वन है उसका मैं पार्ट बी करा रही थी ना आप लोगों को अभी। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर वन है उसके दो पार्ट्स है ना, आपको पता है ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए फिलोसफर्स के ऊपर है सारा ही, एंड पार्ट बी डिफरेंट टर्म्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में है, आइडियाज के बारे में है, आइडियोलॉजीज के बारे में, मतलब हर उस चीज के बारे में है जिसको आप समझ के आपको पॉलिटिकल साइंस की समझ बूझ आती है। तो फिलोसफर्स मैंने पार्ट है इस वजह से पहले नहीं कराया कि वो थोड़ा सा टफ हो जाता है बिगिनर्स के लिए। अगर हम पार्ट बी पहले करें जिसमें स्टेट के बारे में, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स है, मतलब बहुत एक इस तरह की चीजें हैं कि आपकी फाउंडेशन रेडी होती है पॉलिटिकल पॉलिटिक्स को लेकर। तो मैंने पार्ट बी इसीलिए पहले कराया। यहाँ पे पहले हम कॉन्सेप्ट सारी चीजें हम समझेंगे, देन हम पार्ट बी पे फिलोसफर्स में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब रही पार्ट बी की बात। तो पार्ट बी में से मैं आपको पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स करा रही थी। देखिए मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट किया हुआ है, देन मैंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को हाईलाइट किया हुआ है। अब ये हाईलाइट मैंने क्यों किया हुआ है? मैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी करा रही हूँ, मैं सॉवरेनिटी करा रही हूँ, बस सॉवरेनिटी इंशाल्लाह खत्म होने वाला, देन ये बाकी सारे इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। सॉवरेनिटी थोड़ा सा लेंथी है एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो मैं वो आपको करा रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसके साइड बाय साइड में बाकी चीजें भी कराना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यूट्यूब से कर रहे होते हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं आ रही होती हैं बाकी पोर्शन में से। तो मैंने सोचा क्योंकि मैं तो वैसे भी यूट्यूब पे करा रही हूँ, आप चाहे तो आपकी मर्जी है, आप कौन सा भी लेक्चर सुन लो, मतलब वो मिक्स नहीं होगा ना, क्योंकि एक एक रो में होती है, एक एक ऑर्डर में होते हैं यूट्यूब पे चैनल, जो प्लेलिस्ट होती है या जो चैप्टर्स होते हैं या वीडियोस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं। अगर मैं लाइव लेक्चर्स ले रही होती या लाइव क्लासेस आपका ले रही आपकी क्लासेस ले रही होती ना, तो तब थोड़ा सा होता कि अगर मैं इसके बीच ये स्टार्ट करा दूं, इसके बीच ये स्टार्ट करा दूं। क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे करा रही हूँ तो एक प्रॉपर जो है वो प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई होगी, सेक्शन। अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे होम पेज पे आपको पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन नजर आएगा। फिर पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट नजर आएगी, सिलेबस ओवरव्यू नजर आएगा, देन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का नजर आएगा, और आज के बाद से आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का भी नजर आएगा। अब जिसको पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पहले करने हैं वो करे, जिसको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस करने हैं वो करे। तो मैं साइड बाय साइड करती रहूंगी, फिर मैं जो पहले खत्म हो जाएगा उसकी जगह मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज करा दूंगी। ऐसा करके हम जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि दिसंबर के एंड तक मुझे खत्म कराना है, क्योंकि मुझे और भी चीजें करानी है, सोशियोलॉजी कराना है, जो मेरे पेड बच्चे हैं उनको मैंने करंट अफेयर्स का कराना है फेब में, एंड प्रेसी करानी है मैंने 1-2 महीने तक। तो इसीलिए फिर इतना टाइम नहीं मैनेज होता, तो फिर जल्दी जल्दी करना होगा। चलें, आज की जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे होगी। अब आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वाला आप देखें तो वहां पे पोर्शन में आपको नजर आ रहा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पॉलिटिकल एलीट्स, सिविल मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी। मतलब ये 3 4 5 इंस्टीट्यूशंस आपको सामने नजर आ रहे हैं। इनमें हम सबसे पहले गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस क्या है? मेन 3 ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हम सबसे पहले इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ताकि ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो, बच्चों के लिए मुश्किल ना हो। 40-40 मिनट्स की देखना मुश्किल होता है मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं आप छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप जल्दी जल्दी देख सको, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस जो हैं गवर्नमेंट की 3 हम वो देखेंगे, देन जो बाकी 3 चीजें हैं पॉलिटिकल लीड, सिविल मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी, हम वो भी देख लेंगे, ठीक है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आती हैं। चलो चलें। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 मेन ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इन्हीं की वजह से चलती है। ये सही तरीके से स्मूथली फंक्शन करेंगे तो गवर्नमेंट आराम से सुकून से जो है ना वो फंक्शन करेगी। अगर इनमें से किसी में भी मसला होगा तो गवर्नमेंट का भी ढांचा कहीं ना कहीं यहाँ वहां गिरेगा, ठीक है। लेजिस्लेचर के 2 टाइप्स होते हैं, जो नीचे इसके लिखा है लेजिस्लेचर के चाहिए, तो इसके 2 टाइप्स हैं, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। हम जब लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो इसके फंक्शन देखो, फंक्शन तो हम तीनों के ही देखेंगे, लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के एंड जुडिशरी के। फंक्शंस तो हमने अब इसमें लेजिस्लेचर का बताने में, उसकी सिर्फ डेफिनेशन में तो और हम क्या ही बताएंगे, ऑब्वियसली फंक्शन बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने फंक्शंस के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज इनके बारे में हमें जाननी है या हमें पता चाहिए वो मैंने सिर्फ नीचे इनकी लिख दी है। जैसे कि लेजिस्लेचर की 2 टाइप्स होती हैं, यूनिकैमरल, बाई कैमरल। वो मैं आपको लेजिस्लेचर वाला जो आज का लेक्चर है उसी के अंदर बताऊंगी सही तरीके से डिटेल में। देन एग्जीक्यूटिव की भी होती है। एक तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के लिहाज से होती हैं एग्जीक्यूटिव की टाइप्स। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कहीं पे तो वहां पे एग्जीक्यूटिव आपको अलग तरीके से थोड़ा नजर आएगा। कहीं पे पार्लियामेंट्री है तो वहां पे अलग से नजर आएगा। कहीं पे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पे अलग से नजर आएगा।
लेकिन लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, बाई कैमरल है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट्री है, कुछ भी है, ये कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो यूनिकैमरल अपनी लेजिस्लेचर रखना चाह रहे हैं या बाई कैमरल। अब ये आप साथ साथ सीखोगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव की जो किस तरह की एग्जीक्यूटिव की नेचर होगी, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है कि किस कंट्री में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर एक कंट्री के अंदर कितनी टाइप्स की एग्जीक्यूटिव हो सकती हैं, वो फिर हर कंट्री में होती है। टेम्पररी एंड परमानेंट, ये हर कंट्री में होती है। टेम्पररी भी होगी, परमानेंट भी होगी, ठीक है। देन थर्ड ब्रांच जो है गवर्नमेंट की, वो जुडिशरी है, ठीक है। इसके हम फंक्शन देखेंगे देन। चलो, सबसे पहले मैं आपको लेजिस्लेचर बताने लगी हूँ, ठीक है। अच्छा, लेजिस्लेचर है क्या? आपको लेजिस्लेचर वर्ड से ही समझ आ जाना चाहिए कुछ, ये कुछ है अबाउट लॉ, ठीक है। लेजिस्लेचर इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी विद द लीगल पावर टू क्रिएट लॉज फॉर अ पॉलिटिकल एंटिटी। पॉलिटिकल एंटिटी का यहाँ पे मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर अ कंट्री, नेशन और सिटी। अगर पॉलिटिकल एंटिटी का मतलब ये एंटिटी में यही आ रहा है, कंट्री, नेशन और सिटी, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का है किसी भी कंट्री में, किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी में एक इस तरह की बॉडी है जिसको लीगली ये पावर दी गई है कि हाँ हाँ यार, तुम लोगों का काम है लॉज बनाना, ये काम तुम लोगों का। जैसे आपके अपने घर में कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, ऐसा होता है ना कि यार तुम्ही ने झाड़ू लगानी है, अब तुम ही रोज लगाओगी, तुम्ही ने आटा गूंदना है, तुम ही रोज तुम्ही ने करना है, ठीक है। तो इसी तरह व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, तीन बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। तो इन लोगों ने ना अपनी पार्ट्स को डिवाइड किया है, कोई लॉ बना रहा है तो कोई इन्फोर्स कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। तो लेजिस्लेचर का जो ब्रांच है, इसके पास कौन सा काम है? इसके पास लॉ बनाने का काम है, ठीक है। इसीलिए हम इसको डिसीजन मेकिंग बॉडी, मतलब लॉ बनाने का काम है। ये किसके लिए लॉ बनाती है? अब पॉलिटिकल एंटिटी के लिए, जैसे कंट्री, नेशन और सिटी। और लॉ ये बनाती किन लोगों के? ये लोगों के लिए बनाती है। ये अपनी कंट्री में जब भी लॉ बनाती है तो किसके बिहाफ पे बनाती है? लोगों के बिहाफ पे, लोगों को सर्व करती है ये, क्योंकि ये लोगों से वोट लेके आके बैठे होते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो फिर ये लोगों के बिहाफ पे बनाते हैं, क्योंकि अब देखो, अगर सारी कंट्री उठ के जाकर समझ में बैठ जाएगी बनाने के लिए, तो इससे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना। तो फिर टाइम बचे और जल्दी से लॉज बने, तो इसीलिए लेजिस्लेचर लोगों के बिहाफ पे बनाती है। जब वो लोगों के बिहाफ पे बनाती है, इसका मतलब वो लोगों को ही सर्व कर रही होती है। तो यही चीज मैंने इसमें लिखी हुई है कि आ लेजिस्लेचर इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी with the legal power to create laws for a political entity such as a country, nation or city, representing the interest of the people it serves। representing the मतलब किस बारे में बात कर रहे हैं? लेजिस्लेचर के बारे में, कि लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट करती है द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इट सर्व्स, उन लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है जिनको ये सर्व करी। तो ऑब्वियसली लोगों के बिहाफ पे आइए, लोगों से वोट लेके आइए, तो उन्हीं के इंटरेस्ट को सर्व करेगी, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगी। ये इसकी मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन बता दी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी की फंक्शंस क्या हैं लेजिस्लेचर के, मतलब ये क्या काम करती है, किस लिए बैठी है, सही तरीके से इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये तो अब की फंक्शंस में, अब ये बात तो अंडरस्टूड है कि इसका एक फंक्शन तो लॉ मेकिंग है, ये तो इसका प्राइमरी, बिल्कुल प्राइमरी फंक्शन है। जब कोई बता रहा होता है ना कि लेजिस्लेचर के फंक्शंस क्या हैं, तो मोस्टली लोग ना लॉ मेकिंग करके वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ लॉ मेकिंग ही इसका वो नहीं है फंक्शन। लेजिस्लेचर बहुत से और काम भी करती है, हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो लॉ मेकिंग है, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू ड्राफ्ट, डिबेट एंड पास लॉज दैट रेगुलेट सोसाइटी। लॉज को बनाना, जो सोसाइटी को चला रहे हैं, उन लॉज को ड्राफ्ट करना, उन पे डिबेट करना, उन पे बहस करना, और बहस करने के बाद, गौर व फिक्र के बाद उनको पास करना, ताकि सोसाइटी को हम रन कर सकें। हम लॉ के मुताबिक ही रन करते हैं, लॉज नहीं होंगे तो लोग तो एक दूसरे को मारते धरते रहेंगे, सोसाइटी एक अजीब सी जगह बन जाएगी, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन लेजिस्लेचर का क्या होता है? टू ड्राफ्ट, डिबेट एंड पास लॉज। Laws are proposed through bills introduced by legislators, the executive, or in some cases through public initiatives। अब मैंने ये कहा कि लेजिस्लेचर का जो प्राइमरी जो काम है ना इनका, जो बिल्कुल एक बेसिक सा जो एक प्राइमरी मकसद इनका, वो क्या है? क्या लॉस को बनाना, लॉस को बिल की सूरत में
इंट्रोड्यूस कराना, देन उस पर डिबेट करना, उनको पास करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या जो जब जब लॉ बन, ऑब्वियसली जब सबसे पहले आपको कोई चीज लॉ में कन्वर्ट करानी होती है कि अब ये लॉ बन गई, उससे पहले आप एक बिल इंट्रोड्यूस कराते हो असेंबली में। उस बिल के ऊपर बड़ी डिबेट होती है, वो बिल बिल के नाम से सब बोलते हैं, बिल अभी गया है, पता नहीं पास, वो पास हो नहीं हो। सुनोगे कभी न्यूज में, यार बिल अभी असेंबली में सर्कुलेट हुआ है, पता नहीं पास हो ना हो। तो सबसे पहले ये बिल की सूरत में इंट्रोड्यूस होता है, जो भी चीज आपने लॉ में कन्वर्ट करवानी हो या उसको पास कराना हो लॉ की सूरत में, बिल की सूरत में आता है, देन डिबेट होकर पास होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या जो वो बिल आता है असेंबली में, असेंबलीज में आता है, लेजिस्लेचर के पास आता है, क्या वो सिर्फ लेजिस्लेचर के ही लोग, लेजिस्लेटर्स जिनको हम बोलेंगे, क्या वो सिर्फ लेजिस्लेटर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं? नहीं, लेजिस्लेटर्स भी करा सकते हैं, इवन एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स भी करा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी करा सकती है, एंड कुछ जगहों पे लोग भी इनिशिएटिव लेते हैं। अब हमारी कंट्री में आप एग्जांपल लें, अब कोई ऐसा बिल है जो लोग चाहते हैं पास हो, अब ग्रुप में आप हमारी कंट्री में कुछ लोगों में जसर रसूख वाले लोग होंगे, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे प्रेशर ग्रुप्स जिनकी मानी जाती होगी, जो जसर रसूख रखते होंगे, वो पिटीशन पे सिग्नेचर लेंगे लोगों से, और अच्छे खासे, जब अच्छे खासे सिग्नेचर जमा हो जाएंगे तो फिर वो लेजिस्लेचर में भेजा जाता है, फिर इसके ऊपर डिबेट होगी। इस तरीके से होता है। जो पब्लिक इनिशिएटिव्स के जरिए बिल आते हैं ना, ये बहुत सारी जगहों पे आपको दुनिया में नजर आएंगे, जैसे कि स्विट्जरलैंड में नजर आएंगे, और यूएस की बहुत सारी स्टेट्स जैसे कि कैलिफोर्निया, वहां पे पब्लिक कैन प्रपोज लॉज थ्रू बैलेट इनिशिएटिव्स। बैलेट इनिशिएटिव्स वही रेफरेंडम, रेफरेंडम का नाम सुना है ना, कि कश्मीर का जब इशू हुआ था तो रेफरेंडम करा दो, रेफरेंडम करा दो, याद है आप लोगों ने कश्मीर इशू पढ़ा होगा, रेफरेंडम करा दो। रेफरेंडम अगर पाकिस्तान के हक में जाएगा, अगर कश्मीर के लोगों ने कह दिया हमने पाकिस्तान के पास जाना है, तो रेफरेंडम किसके हक में? पाकिस्तान के हक में, इसी कहते हैं रेफरेंडम। जो हम अपने लिए चाहते हो ला, हम कहें कि हमारी लेजिस्लेचर पास करे, हम उस वो पेटिशन या बिल जो होगा उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर लेंगे कंट्री में अपनी, और वो जाके लेजिस्लेचर को देखेंगे कि हमारी आधी आवाम चाहती है कि इसको, बिल को आप लॉ में बदलें। फिर अब लेजिस्लेचर का ही काम है, वो उसको पास करती है नहीं करती है, वो उस पर डिबेट करेगी, उसको लगता है पास होना चाहिए, वो पास कर देगी। तो सबसे पहले लॉ मेकिंग के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? बिल की सूरत में जाती है आपकी कोई भी डिमांड, या जो भी आप चीजें कोई भी पास कराना चाहता है कि यार ये चीज होनी चाहिए हमारी कंट्री में, वो बिल की सूरत में लेजिस्लेटर के डेस्क पे जाती है। वो लेजिस्लेटर्स खुद भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो एग्जेक्टिव भी कर सकता है। एग्जेक्टिव में कौन कौन लोग होते हैं ये मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। वो एग्जेक्टिव की ब्रांच भी कर सकती है, देन वो कुछ केसेस में लोग खुद भी इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे बैलेट इनिशिएटिव्स यूएस वगैरह में, स्विट्जरलैंड में आपको नजर आएंगे, ठीक है। लेजिस्लेटर्स डिबेट द मेरिट्स ऑफ प्रपोज्ड लॉज। फिर जो लॉ प्रपोज कर रहे हैं कि यार जो बिल आया है, मतलब प्रपोज लॉ भी प्रपोज हुआ है, उसके मेरिट्स देखेंगे, ताकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आए एंड आइडियाज आए, और जिनको डिस्कस किया जाए, पता चला कि यार इस लॉ को, ये जो बिल है, इस बिल को लॉ में बदलना भी चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। जो प्रपोज इन लोगों ने लॉ की ये बना दिया जाए, तो उसके देखेंगे यार कोई फायदा भी है इसको, या इससे नुकसान ही होना है सिर्फ, ठीक है। आफ्टर डिबेट्स द प्रपोज्ड बिल्स आर टू अ वोट। जब बहुत ज्यादा वो बहस करेंगे करेंगे करेंगे, जो प्रपोज्ड बिल होगा, फिर उसको पहले वो बिल की सूरत में आया, फिर उसके ऊपर बहस करते रहेंगे, कुछ दिन चलता है कि बहस हुई है, बहस हुई है, फिर बहुत बहस के बाद ना फिर वो सर्कुलेट होगा असेंबली, पूरी उसके अंदर, असेंबली के अंदर, और फिर वहां पे ना सब वोटिंग करेंगे। अगर उस बिल के हक में मेजोरिटी वोट जा रहे हैं, ज्यादातर लोग उसके हक में कि यार इसको पास हो जाना चाहिए, तो वो पास हो जाएगा और लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कम ही लोग, माइनॉरिटी में लोग कहेंगे यार इसको होना चाहिए, तो फिर उस टाइम तो वो डिस्कार्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, वो अलग बात है, वो दोबारा से बिल इंट्रोड्यूस कराएं कभी आगे जाके, ज्यादा स्ट्रोंग होकर वापस आए और बोलें कि इसको पास होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी काम क्या है लेजिस्लेचर का? टू ड्राफ्ट, डिबेट एंड पास लॉज टू रेगुलेट सोसाइटी। अब सेकंड फंक्शन क्या है? रिप्रेजेंटेशन। लेजिस्लेटर्स रिप्रेजेंट, जो लेजिस्लेचर ही मतलब कि लेजिस्लेटर्स जो बैठने वाले लोग होते हैं वहां पे इंसान, लेजिस्लेटर्स रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल हु इलेक्ट देम। लेजिस्लेटर्स को जाहिर है अवाम इलेक्ट करती है ना, अवाम उनको वोट दे के लाती है, तो फिर लेजिस्लेटर्स क्या करते हैं? ये लोगों की विल को, लोग जो चाहते हैं उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, कि लोग क्या चाहते हैं उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे ये लोग। दे ब्रिंग द कंसर्न्स, इंटरेस्ट, grievances of their constituencies to the legislative floor, ensuring that the voices of the public are heard in the lawmaking process. ये लेजिस्लेचर के कोई भी काम होता है रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है लेजिस्लेचर, क्योंकि जिसमें जो लेजिस्लेटर्स बैठे होते हैं वो लोगों की ही वोट लेके आके बैठते हैं,
और वो जब लोगों की वोट लेके आके बैठते हैं ना, तो वो अपनी अपनी जगह से लोगों की आवाजों को लेजिस्लेटिव फ्लोर तक लेके आते हैं। जब लोग खुद आके लेजिस्लेशन नहीं करा सकते, वो आके असेंबलियों में नहीं बैठ सकते, तो असेंबली के या लेजिस्लेटिव फ्लोर के ऊपर कौन लेके आएगा उनकी आवाज? तो फिर ये जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, ये अपने लोगों की आवाज लेकर आते हैं कि हाँ, मुझे इलेक्ट किया है और मुझे पता है कि मेरी जो जगह है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या मसले हैं, ये मसले, इनके ऊपर बिल बना, इनके ऊपर लॉ बनाया जाए। तो इस तरह पे ये मेक श्योर होता है कि जो इनका फिर लॉ मेकिंग प्रोसेस है, उसमें सबकी आवाज आ रही है, उसमें सबकी आवाज शामिल है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये चीज भी इस चीज की निशानदेही होती है। थ्रू दिस रोल दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट के दरमियान और सिटीजन्स के दरमियान एक बकल का काम करते हैं, मिडिल मैन का बकल का काम करते हैं। कि जो भी गवर्नमेंट, आखिर में जो भी लॉज बन रहे हैं, गवर्नमेंट सुन रही है, मतलब इस चीज को मेक श्योर करते हैं लोगों के सामने, लोगों की ही डिमांड्स को लेके जाते हैं लेजिस्लेटिव फ्लोर तक, और फिर ये लोग लॉ बनाते हैं। और फिर ये चीज लोगों को बावर कराते हैं कि हाँ यार, गवर्नमेंट आप लोगों के साथ है। गवर्नमेंट के दरमियान और लोगों के दरमियान एक एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, ताकि लोग कनेक्टेड रहें अपनी गवर्नमेंट के साथ, किसी तरह की भी एनार्की की सिचुएशन ना हो, किसी तरह का भी डिसऑर्डर ना हो सोसाइटी में। ठीक है। ओके। थर्ड फंक्शन है इनका। वेट, मैंने इसको ऊपर कर देती हूँ। थर्ड फंक्शन है इनका ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस जिसका नाम है। देखो, अभी तक लोगों ने ना मोस्टली, आप लेक्चर्स भी देखो या मतलब सही तरीके से डिफरेंट जगहों पे आप पढ़ो, तो ना वो जो प्राइमरी जो काम है वो लॉ मेकिंग का है, लॉ मेकिंग का है, लॉ मेकिंग का है। लेकिन एक अगर लेजिस्लेचर के बारे में जितना बताना है, जो थोड़ा बहुत बताना है, वो एक जगह पे बताओ तो बच्चे को समझ आ जाता है। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग करती है, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को ये रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा एक और काम होता है लेजिस्लेचर का ना, अकाउंटेबिलिटी का। ये जो अपने दो, देखो मैंने कहा ना, गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस हैं, उन तीन को मिला के ट्रायोलॉजी बनती है, उन तीनों को मिला के गवर्नमेंट बन जाती है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर अपना चेक रखती है एग्जेक्टिव पे एंड जुडिशरी पे भी। अपना काम तो करती है, लेकिन साथ ये भी देखती है कि ये दोनों सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी तरह एग्जेक्टिव भी रखती है कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरह जुडिशरी भी रखती है, इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस। ताकि गवर्नमेंट के जो तीनों ब्रांचेस हैं, ना तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें, और ये भी ना हो कि वो बस ढीले ढाले होकर बैठ जाए और कोई काम ही ना कर रहे। तो ये एक दूसरे पे चेक रखती हैं तीनों ब्रांचेस, और इस फिनोमेनन को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। ये बहुत बड़ी थ्योरी है, सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस, या मोंटेस्क्यू ने दी थी। ये मैं आपको फिलोसफर्स के उधर कराऊंगी। सेपरेशन ऑफ पावर यही है ना, ये जो अभी मॉडर्न एरा में आपको नजर आता है कि लेजिस्लेचर अपना काम करती है, जुडिशरी अपना काम करती है, एग्जेक्टिव। पुराने जमाने में ये नहीं था। पुराने जमाने में मोनार्क्स होते थे, और पता नहीं, एक अब्यूज ऑफ पावर बहुत ज्यादा थी, ये सब कुछ होता था। लेकिन अब के टाइम पे, मॉडर्न एरा में, आपको सेपरेशन ऑफ पावर नजर आएगी ना, कि लेजिस्लेचर अपना काम कर रही है लॉ बनाने का, जुडिशरी लॉस को इंटरप्रेट करने का, बाकी कंट्री में इंसाफ है नहीं है वो देखने का, देन एग्जीक्यूटिव लॉस को इन्फोर्स कराने का। देखो, तीनों की पावर सेपरेट है ना, इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ये थ्योरी का नाम है सेपरेशन ऑफ पावर, जो मोंटेस्क्यू ने दी थी। और जब सेपरेशन ऑफ पावर दे दी कि सारे अपने अपनी पावर को एक्सरसाइज करें, फिर अब ये भी तो मेक श्योर करना था ना कि सबको उनकी उनकी पावर्स तो दे दिए हैं, अब ये भी तो देखना है ना कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। ये भी तो देखना है ना कि कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। तो फिर उसके लिए चेक एंड बैलेंस आया था कि सब एक दूसरे पे चेक रखेंगे, तो इस तरह एक बैलेंस बना रहेगा, इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस। तो लेजिस्लेचर का एक काम चेक एंड बैलेंस का भी है। अब ये हम तीनों ब्रांचेस के साथ पढ़ेंगे। एग्जेक्टिव में भी आपको ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी नजर आएगी, देन जुडिशरी में भी आपको ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी नजर आएगी, जिसको हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं। तो ये किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखता है लेजिस्लेचर वाली ब्रांच? लेजिस्लेचर्स ऑफन कंडक्ट इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस इनटू द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव में किसी भी कंट्री का हेड आता है। जैसे चाहे हेड ऑफ द स्टेट है अलग हो, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग है, मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, या सिर्फ प्रेसिडेंट है किसी जगह पे। जहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों हैं, जैसे हमारी कंट्री में होते हैं, और कहीं पे सिर्फ प्रेसिडेंट होता है जैसे यूएस में होता है। तो हर जगह पे जहाँ पे जो भी है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और जो कैबिनेट बनती है, जो प्राइम मिनिस्टर बनाता है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट बनाता है कैबिनेट। ठीक है। जिनको आप मिनिस्टर्स भी बोलते हो, इसका मिनिस्टर, उसका मिनिस्टर, सुना है ना, ये इस चीज का मिनिस्टर है, वो उस चीज का मिनिस्टर है। पूरी एक कैबिनेट होती है जो प्राइम मिनिस्टर अपनी बनाता है खुद। वो जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो इन असेंबलियों से, लेजिस्लेचर इससे निकालते होते हैं, ये लोग इन्हीं में से ही होते हैं, वही इधर भी काम करते हैं। फिर खैर, ये आ गया, आप लोगों को मैं इंशाल्लाह एक डायग्राम में एंड पे भी बताऊंगी। खैर,
एग्जेक्टिव में कौन कौन आता है, बस आपने अभी आपने नाम याद रखने हैं। प्रेसिडेंट आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर, जहां पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों है वो, जहां पे सिर्फ प्रेसिडेंट है सिर्फ प्रेसिडेंट ही आएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, ये तीन लोग इसमें आते हैं एग्जीक्यूटिव में। पॉलिटिकल अभी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव में ये तीनों आते हैं, जो पॉलिटिकल जो होती है एग्जीक्यूटिव। तो ये जो तीनों इसमें होते हैं, इनको देखना, इनको लेजिस्लेचर देखती है कि यार इंक्वायरीज बैठाएगी, अगर लगेगा ना इन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है या इन्होंने कोई गलत काम किया है या ये मतलब अब्यूज ऑफ पावर कर रहे हैं, ये सही काम नहीं कर रहे, तो लेजिस्लेचर इन पे चेक रखती है, प्रॉपर इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन होती है। आपने सुना ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जब चलता है, हमारी इतनी कंट्री में भी चला है, तो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किधर हुआ था, कौन से फ्लोर पे हुआ था, आपको पता है ना किसने कराया था? हमारी लेजिस्लेचर ही कराती है। लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? हमारी सेनेट और हमारी नेशनल असेंबली ना, दोनों मिलकर लेजिस्लेचर वही तो कराती है कि नेशनल असेंबली में ये हो गया, नेशनल असेंबली में वो हो गया। आप सुनते हो ना आप आए दिन रोज, जो हमारी लेजिस्लेचर है, तो वही तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके गई है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। तो वो हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो एग्जीक्यूटिव था, वो एग्जीक्यूटिव था। तो लेजिस्लेचर देखती है कि यार कंट्री में जो एग्जीक्यूटिव है वो सही काम कर ही नहीं करी, अगर इनको हल्का सा भी खदशा नजर आई है, इनको कुछ गड़बड़ नजर आए, तो ये इंक्वायरीज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे मैंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की यहाँ पे एग्जांपल दे दिए। इन पार्लियामेंट्री systems, for example, the executive, जो कि प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स हैं, the executive prime minister and ministers is drawn from the legislature and can be questioned, scrutinized or removed through votes of नो कॉन्फिडेंस। मैंने आपको बताया ना कि मिनिस्टर्स, देखो हमारी जो लेजिस्लेचर है जिसमें सेनेट होती है और नेशनल असेंबली होती है, लोअर हाउस और अपर हाउस होता है, उन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर भी निकल के आता है। पहले आपके इलेक्शन होते हैं और बाद में उन्हीं में से निकल के आता है ना प्राइम मिनिस्टर, और फिर प्राइम मिनिस्टर उन्हीं में से अपनी एक पूरी कैबिनेट निकालता है। तो ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स होते हैं, इनके अगर अगेंस्ट आप लोगों को इंक्वायरी करनी हो तो आप करते हो, और आपको कोई मसला हो तो आपको लगे कि यार इनमें कोई मसला, ये सही काम नहीं कर रहे, तो फिर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके अगेंस्ट चलवा सकते हो, मतलब उनसे उनकी सीट वापस ले सकते हो। और लेजिस्लेचर का ये आजकल के टाइम में ये इसीलिए ये इनको ये राइट मिला हुआ है ताकि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं, पूरा जायजा लिया जाता है कि सही है या नहीं, और फिर एक नो कॉन्फिडेंस की एक मोशन चलती है। दिस इंश्योर्स दैट द एग्जीक्यूटिव ऑपरेट्स विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ एंड पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। और ये इसलिए ये लेजिस्लेचर को राइट क्यों दिया गया, ताकि एग्जीक्यूटिव अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, क्वेश्चन जो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो हर्ट ना हो, कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह इन मेनी सिस्टम्स जजेस especially in higher courts like the Supreme Court are appointed by the executive। बहुत सारी कंट्रीज में जो जजेस होते हैं, खासतौर पे जो हायर कोर्ट होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट होती है, वहां के जजेस एग्जेक्टिव अपॉइंट करते हैं। आपको पता है ना एग्जेक्टिव करता है। तो जिन कंट्रीज में सारे सिस्टम है, मोस्टली कंट्रीज में ये होता है कि जजेस को एग्जेक्टिव अपॉइंट करता है। तो इस तरह बहुत सारी कंट्रीज में आपको नजर आएगा कि जजेस को जब एग्जेक्टिव अपॉइंट करता है, तो बहुत सारी कंट्रीज में ना ये जो अपॉइंटमेंट है इसको लेजिस्लेटिव अप्रूवल की जरूरत होती है। अगर लेजिस्लेचर अप्रूवल नहीं देगी तो तब तक वो जज जो है वो अपनी सीट पे अपॉइंट नहीं होगा, ठीक है, एक चीफ जस्टिस के तौर पे। तो मैंने यही लिखा हुआ है, इन मेनी सिस्टम जजेस स्पेशली इन हायर कोर्ट्स लाइक सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, often requiring legislative approval to ensure balance and prevent under influence। क्या मतलब कोई एग्जीक्यूटिव में कोई मतलब कि कोई अपनी ना फेवरेटिज्म ना करे। देखो यही चीज ना कि मतलब एक बैलेंस रहे, कोई फेवरेटिज्म ना करे, फेवरेटिज्म से, नेपोटिज्म, इन सारी चीजों से बचाने के लिए ये लोग जो है ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं। देखो अब अगर एग्जीक्यूटिव अपनी पसंद की किसी भी बंदे को चीफ जस्टिस बना दे, तो एग्जीक्यूटिव का पसंदीदा होगा, जरूरत नहीं हो लेजिस्लेचर का भी पसंदीदा हो। तो लेजिस्लेचर के अप्रूवल की जब जरूरत, लेजिस्लेटिव अप्रूवल की जरूरत होगी, तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। फिर ये तो चेक एंड बैलेंस में this legislative the legislature can pass new laws to override judicial decisions within constitutional limits or to clarify the interpretation of laws in response to court rulings। आपको पता है कि जुडिशरी का काम क्या होता है? जो हमारे लॉज होते हैं उनको इंटरप्रेट करना, ठीक है। अगर कुछ इस तरह का लॉ है जिसको जुडिशरी ने गलत इंटरप्रेट कर दिया है, आप देखते हो ना कि जब कोई केस गया है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की ये आर्टिकल इसके तहत, या फिर उसको जज बताता है सही तरीके से कि ये वाला जो आर्टिकल है वो ये बात कह रहा है। अगर लेजिस्लेचर को लगे कि यहाँ पे कोर्ट ने गलत रूलिंग दी है, तो फिर उसके अगेंस्ट लेजिस्लेचर दोबारा से
क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहकर ओवरराइड करती है जुडिशियल डिसीजन को, और न्यू लॉ को पास करती है। ठीक है, मतलब वो, मतलब ये कहते हैं कि ये गलत इंटरप्रेट हो गया, ये इस तरह है, मतलब वो आगे आके ये बात कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट चीजें होती हैं। अब यहाँ का आपको, अगर आपकी समझ नहीं आई कि हमारी जो कोर्ट्स होती हैं वो इंटरप्रेट किस तरीके से करते हैं, हम जुडिशरी में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप सब इतना याद रखो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, और अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कोई लोग करप्ट हैं तो लेजिस्लेचर उनके अगेंस्ट जो है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकती है। ये इसलिए करते हैं ताकि एग्जीक्यूटिव अपने जो है एक मतलब लीगल वैसा काम करे और लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो अंडरमाइन ना हो या हर्ट ना हो। और दूसरा, जुडिशरी का ब्रांच देखें तो लेजिस्लेचर उसमें भी काम करती है किस तरीके से कि बहुत सारी कंट्रीज में जब जजों को नॉमिनेट, जजेस जो है वो नॉमिनेट होते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो वहां पे अप्रूवल चाहिए होता है लेजिस्लेचर का, एक ये। और दूसरा, जब भी जुडिशरी कोई गलत इंटरप्रिटेशन दे दे किसी भी लॉ की, तो यहाँ पे लेजिस्लेचर अपना काम करती है, न्यू लॉ को पास कर सकती है, ताकि वो क्लेरिफाई करे कि यार जो कोर्ट की रूलिंग थी उन्होंने गलत इंटरप्रेट कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखती है लेजिस्लेटिव, ओके, लेजिस्लेचर, सॉरी। अच्छा, फोर्थ इसका जो है वो बजट अप्रूवल का है, पावर ऑफ द पर्स। ठीक है, बजट अप्रूव ये करती है। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ द लेजिस्लेचर इज अप्रूविंग द नेशनल बजट। और उसकी बात कोई भी नहीं करता जब लेजिस्लेचर के फंक्शंस की बात होती है। और ये बहुत, मतलब बजट एक छोटी चीज नहीं होती है, इसे पूरी कंट्री रन करते हो आप यार, मतलब आप रिसोर्सेज को अलोकेट कर रहे होते, तो इसको लिखना बहुत जरूरी है, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो बजट जो अप्रूव एग्जेक्टिव ने इंट्रोड्यूस तो करा दिया, अब अप्रूव करना ना करना लेजिस्लेचर का काम है। देखो कितना ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। ठीक है, one of the most critical parts of the legislature is approving the national budget. This gives the legislature control over how the government allocates and spends public money. एक चीज जो आपको मैं यहाँ पे टेक्निकल चीज बताती हूँ। वैसे हम बाबा कहते हैं ना गवर्नमेंट की ब्रांचेस तीन हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो हम एक ओवरऑल बात करते हैं कि बस गवर्नमेंट जो आपकी बैठी है, बस गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन आपको पता है अगर हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना, थ्योरी में पढ़ना स्टार्ट करें, तो थ्योरी में गवर्नमेंट असल में पता है कहते किसमें, एग्जीक्यूटिव को, प्राइम मिनिस्टर को और उसकी कैबिनेट को, प्रेसिडेंट को हम कहते हैं ये गवर्नमेंट। हम हमेशा प्राइम मिनिस्टर के नाम से बोलते हैं ना, ये गवर्नमेंट है। तो आप गवर्नमेंट यहाँ पे जब लेजिस्लेचर के साथ गवर्नमेंट का नाम बार बार है ना, तो समझना वो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी, अच्छा, जब भी बजट को पास करना होता है, उसको अप्रूव करना होता है, तो वो लेजिस्लेचर के पास जाते हैं, लेजिस्लेचर ने अप्रूव करना होता है। ये जो इसकी पावर है ना लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर की, अप्रूविंग द नेशनल बजट, ये इससे क्या होता है, दिस गिव्स द लेजिस्लेचर कंट्रोल ओवर हाउ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स एंड स्पेंड पब्लिक मनी। लेजिस्लेचर को एक पावर मिल जाती है कि वो देखे, वो ऑब्जर्व करे कि गवर्नमेंट जो है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब एग्जीक्यूटिव है, कि एग्जीक्यूटिव किस तरह कलेक्ट कर रही है और स्पेंड कर रही है पब्लिक मनी को। मतलब ये तो नहीं कि गलत तरीके से अपनी पॉकेट में पैसा डालते जा रहे हैं। तो लेजिस्लेचर खुद अप्रूव करता है। ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट प्रपोज इट्स बजट, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच प्रपोज करती है ना, और लेजिस्लेचर पास करती है। द गवर्नमेंट मस्ट प्रपोज इट्स बजट एंड द लेजिस्लेचर हैज द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट, मॉडिफाई और रिजेक्ट इट। या तो वो मॉडिफाई भी कर सकती है, वो उसको एक्सेप्ट करेगी, या तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है कि ये प्रपोजल ठीक नहीं, आप नया लेके आए। ठीक है, चलो, ये फंक्शंस आप लोग को आई होप आप समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर में आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था दो टाइप से हैं, बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ये कंट्री पे डिपेंड करता है, कंट्री वहां का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चाहेगा तो उसका दिल करेगा, लोगों का दिल करेगा तो वो बाइकैमरल रखेंगे, नहीं दिल करेगा तो यूनिकैमरल रखेंगे। इसका फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, अलबत्ता एग्जीक्यूटिव का लेना देना होता है कि भाई अगर प्रेसिडेंशियल है तो प्रेसिडेंट आएगा सिर्फ, अगर पार्लियामेंट्री तो प्रेसिडेंट एंड जो प्राइम मिनिस्टर दोनों आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव में फिर। ठीक है, चलो, टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर में बाइकैमरल, सबसे पहले बाई का मतलब दो होता है, मतलब दो हाउसेज वाला। मैंने आपको बताया ना कि लेजिस्लेचर में हमारी कंट्री में दो हाउसेज हैं, एक नेशनल असेंबली, एक सेनेट, और दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, तो हमारी कंट्री में बाई कैमरल सिस्टम है, मैंने पाकिस्तान की एग्जांपल डाली भी है, लेकिन कहीं कहीं पे सिर्फ एक हाउस होता है, वहां पे आपको दो के नाम नहीं सुनने को मिलेंगे, सिर्फ एक नाम सुनने को मिलेगा। हमारे यहाँ पे तो ना दो, सेनेट और नेशनल असेंबली का आज इजलास है, और दोनों जब बैठते हैं तो उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, बाई कैमरल सिस्टम क्या है,
In a bicameral system, the legislature is divided into two houses or chambers. दो houses और chambers भी आप बोल सकते हो. Typically, the two chambers have different responsibilities and powers, and the system provides internal checks and balance within the legislative process. मैंने आपको बताया है check and balance जो है पूरी गवर्नमेंट के तीन बड़े ब्रांचेस के दरमियान होता है, legislature, executive and judiciary. फिर चेक एंड बैलेंस लेजिस्लेचर के अंदर भी होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर के भी तो आगे दो पार्ट्स होते हैं ना कहीं कहीं पे, जैसे हमारी कंट्री में दो हाउसेज है ना, दो चैम्बर हैं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट. अब इन दोनों के दरमियान भी चेक एंड बैलेंस होगा. ये सेनेट देखेगा कि नेशनल असेंबली तो पार का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, और नेशनल असेंबली देखेगी ये सेनेट तो नहीं कर रहा. ठीक है, कोई भी बिल आएगा ना तो दोनों डिबेट करने लग जाएंगे, और दोनों जब डिबेट करेंगे उसको हम कहेंगे ये लेजिस्लेचर काम कर रही है. दोनों डिबेट करेंगे. इससे क्या होगा कि कोई भी गलत लॉ पास नहीं होगा, लेकिन नुकसान ये होता है कि कभी कभी डिले हो जाता है बहुत. ठीक है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग होते हैं इसलिए. तो एक इंटरनल लेजिस्लेचर, जब दो हाउसेज होते हैं ना, बाई कैमरल में दो हाउसेज होते हैं, उससे क्या होता है, एक फायदा ये होता है कि इंटरनल चेक एंड बैलेंस का एक एनवायरनमेंट बन जाता है, एटमोस्फेयर बन जाता है. जो एक एक हाउस होता है, लोअर हाउस और अपर हाउस, कॉमन जबान में हम इसको बोलते हैं लोअर हाउस और अपर हाउस. अब हर जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज में लोअर हाउस को उन्होंने अपना नाम दिया होता है, अपर हाउस को अपना दिया होता है. तो लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं फिर. ठीक है, वन हाउस ऑफन रिप्रेजेंट द जनरल पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल द लोअर हाउस. अगर जैसे जहां पे बाइकैमरल सिस्टम होता है ना, वहां पे दो हाउसेस होते हैं. एक मैंने आपको बताया है कि लोअर हाउस ज्यादातर वहां वो ना जनरल पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखो जैसे नेशनल असेंबली, एमएनएज हर जगह से आप लोग खुद जाके देते हो ना वोट. जितने भी एमएनए खड़े होते हैं आप जाके खुद वोट देते हो, मतलब ये डायरेक्टली डायरेक्टली हम वोट देते हैं एमएनएज को. और एमएनएज कहाँ बैठते हैं, वो नेशनल असेंबली. हमारी नेशनल असेंबली कौन सी है, हमारा लोअर हाउस. तो लोअर हाउस जनरल पॉपुलेशन को हर जगह तकरीबन जहां पे भी दो होते हैं वहां पे जो जनरल पॉपुलेशन को लोअर हाउस रिप्रेजेंट करता है, और ये डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है. वाइल द अदर रिप्रेजेंट रीजन, स्टेट और स्पेसिफिक इंटरेस्ट, जैसे कि अपर हाउस स्पेसिफिक रीजन को, स्पेसिफिक स्टेट को, स्पेसिफिक इंटरेस्ट को, मतलब के स्पेसिफिक जगह को रिप्रेजेंट करता है. जैसे अपर हाउस हर प्रोविंस को रिप्रेजेंट करता है. जैसे हर प्रोविंस, हर जो अपर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं ना, सेनेटर्स, उसको प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करती है. लेकिन जो लोअर हाउस होते हैं के जो एमएनएज होते हैं उनको डायरेक्ट लोग करते हैं. तो जो अपर हाउस होती है सेनेट, वो हर प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो लोअर हाउस होती है वो सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती है डायरेक्टली, क्योंकि लोअर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उनको लोग इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो अपर हाउस के मेंबर्स होते हैं उनको प्रोविंशियल असेंबली, हर प्रोविंस की असेंबली इलेक्ट करती है. तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जो लोअर हाउस होती है वो डायरेक्टली जनरल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो अपर हाउस होता है वो क्या करता है, वो स्पेसिफिक जगह का, जैसे अब हम बोले ये पंजाब, ये जो सेनेटर्स हैं ये पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, स्पेसिफिक जगह के साथ हम उसको, क्योंकि वो प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करती है सेनेटर्स को. ठीक है, अपनी अपनी प्रोविंशियल असेंबली में से कहती है हम इनको सेनेटर्स बना रहे हैं, और फिर वो सेनेटर्स लेजिस्लेचर का हिस्सा बनते हैं. A bicameral system prevents one house from having too much power. If one house passes a law, the other house can review or revise it, providing an additional layer of scrutiny. देखो जब लेजिस्लेचर में दो जो बाई कैमरल सिस्टम होता है उसमें जब भी लेजिस्लेचर के दो हाउसेज होते हैं, कभी ये अपर हाउस कोई लॉ ले आएगा, कभी लोअर हाउस ले आएगा. अपर हाउस लाए, लोअर हाउस लाए, हम दोनों को कॉमनली लेजिस्लेटर्स ही बोलते हैं कि ये लेजिस्लेटर्स हैं. अब सेनेटर्स उठ के लॉ लेके आए या एमएनएज उठ के लाए, दोनों हैं तो लेजिस्लेचर में ही ना. नीचे भी मैंने डायग्राम बनाई भी, आपको वहां पे समझ आ जाएगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, नीचे मैंने बनाई है. दोनों हैं तो लेजिस्लेचर में ना, तो इसलिए हमको कलेक्टिवली लेजिस्लेटर्स ही बोलते हैं. अब कोई एमएनए लेके आएगा तो सेनेटर्स देखेंगे, और जब कोई सेनेटर लेके आएगा तो एमएनएस भी देखेंगे कि सही लाया क्या लाया. तो मतलब एक नई लेयर बनती है स्क्रूटनी की, और सही तरीके से वो लोग जांच पड़ताल करके लॉ पास करते हैं. तो जो बाई कैमरल सिस्टम होता है उसमें ये कहा जाता है कि चेक एंड बैलेंस ज्यादा होता है, क्योंकि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों होते हैं. एक पहले तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर लोअर हाउस सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, देन अपर लेवल के ऊपर जो अपर हाउस होता है वो फिर प्रोविंस को रिप्रेजेंट करता है. तो इस तरह दो लेयर्स में जो है ना एक ही जगह को रिप्रेजेंट किया जाता है. मतलब पहले पंजाब के लोगों को जो है लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करने के लिए लोअर असेंबली होती है, और फिर पूरे पंजाब को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करने के लिए अपर हाउस होता है. ठीक है, तो लोअर हाउस अपर हाउस मिल के पूरे पंजाब को, पूरे सिंध को, पूरे खैबर पख्तूनख्वा को, बलूचिस्तान को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है
हमारी लेजिस्लेचर में बैठकर, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में आपको दो हाउस नजर आएंगे, यूनाइटेड किंगडम में भी दो नजर आएंगे, और पाकिस्तान में भी दो नजर आएंगे, जैसे इंडिया में भी आपको दो नजर आएंगे। तो मैंने दो तीन एग्जांपल्स देखी हैं। यूएस कांग्रेस, यूएस की जो कांग्रेस है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल, अच्छा, वहां वहां पे वो लोग कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है, कांग्रेस बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं ना, मजलिस शूरा। लेजिस्लेचर का ना कोई तो नाम होता है ना, लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर इज इक्वल टू कांग्रेस। अब कांग्रेस के अंदर वहां पे भी दो हाउसेज हैं, ठीक है। यूके में लेजिस्लेचर का नाम क्या रखा हुआ है? लेजिस्लेचर का नाम रखा हुआ है पार्लियामेंट। और पाकिस्तान में लेजिस्लेचर का नाम क्या रखा हुआ है? पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे अब औरतें तो सारी हैं, हर औरत को कोई नाम भी तो होता है ना, तो लेजिस्लेचर तो हर जगह होती है, हर लेजिस्लेचर का अपनी अपनी कंट्री में कोई ना कोई नाम होता है। तो यूनाइटेड स्टेट में लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं? कांग्रेस। जब भी आप कांग्रेस का नाम सुनो तो आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर दो हाउसेज होंगे। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, एक एक दूसरा कौन सा होता है? सेनेट होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करता है जनरल पॉपुलेशन को, जैसे हमारे यहाँ होता है कि नेशनल असेंबली जनरल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। और जो सेनेट होता है, सेनेट में हर स्टेट से आते हैं, जैसे हमारे यहाँ सेनेट में हर प्रोविंस से जाते हैं, ठीक है। तो सेनेट सेनेट में हम डायरेक्टली सेनेटर्स को नहीं करते इलेक्ट, हम तो सिर्फ जो हमारी नेशनल असेंबली होती है, जो हमारा लोअर हाउस होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, हमारे यहाँ नेशनल असेंबली है, तो हम तो सिर्फ इनके मेंबर्स को, और यूएस के जो सिटीजन हैं वो सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लोगों को इलेक्ट करते हैं हम, या वो जाके सेनेट को नहीं हम इलेक्ट कर सकते। सेनेट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते, किस तरह? जिन लोगों को हम नेशनल असेंबली में इलेक्ट करते हैं ना, सॉरी, हम लोग इनडायरेक्टली इस तरीके से, क्योंकि जो प्रोविंशियल असेंबली में लोग बैठते हैं ना, फिर वही प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो सेनेट को इलेक्ट करते हैं फिर, और वो अपनी अपनी कंट्री से सेनेटर्स को इलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि उनको नॉमिनेट वोट्स दे के कि यार ये जो है सेनेटर बन सकता है। वो अपनी 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 जो प्रोविंस से निकालते हैं, वो फिर जाके हमारी सेनेट में बैठते हैं। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में भी होता है, हर स्टेट जो है ना सेनेटर्स देती है, हर स्टेट सेनेटर्स देती है, और फिर वो सेनेटर्स जाके फिर नेशनल लेवल में जो सेनेट होती है वो जाके सेनेट में बैठते हैं। सेनेट और फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके कांग्रेस बनाती है। इसी इसी तरह यूके में होता है हाउस ऑफ कॉमन, जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, मतलब कि जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन के, एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि मतलब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर यूनाइटेड किंगडम के उसी में बताऊंगी। जैसे हमारे यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली सेनेटर्स को लाके आती है, यूनाइटेड स्टेट में हर स्टेट लेके आते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह कोई सिस्टम होता है। ये मैं आपको यूके के जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी वहीं बताऊंगी। देन पाकिस्तान में भी दो हाउसेस होते हैं जिनको हम पार्लियामेंट ही कहते हैं, उर्दू में मजलिस शूरा कहते हैं। इन पाकिस्तान द लेजिस्लेचर इज ऑल्सो बाइकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ द नेशनल असेंबली रिप्रेजेंटिंग द नेशनल पीपल एंड इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक। डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ना नेशनल असेंबली को। देन सेनेट रिप्रेजेंटिंग द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, सेनेटर्स को प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट करके भेजती है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ना ये। और नेशनल असेंबली को हम वोट्स देकर जो है ना डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। यही चीज यूनाइटेड स्टेट्स में भी होती है। तो बाइकैमरल में दो हाउसेस होते हैं हर जगह पे। एक लोअर हाउस होगा लाजमी, जिसको डायरेक्टली लोग कर रहे होंगे, एक अपर हाउस होगा जो, अगर वो कंट्री स्टेट से बनी हुई है, जैसे यूनाइटेड स्टेट है तो हर स्टेट सेनेटर्स देगी, अगर प्रोविंसेस हैं तो हर प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करके देगी सेनेटर्स को, ठीक है। फिर क्योंकि वो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर ही इलेक्ट होते हैं, यहाँ पे फिर लोग जाके सेनेटर्स को नहीं इलेक्ट करते। और वो सेनेटर्स और ये नेशनल असेंबली के लोग जो एमएनएज हैं, ये मिलके फिर एक लेजिस्लेचर बनाते हैं। चले, यूनिकैमरल का तो बिल्कुल सीधा सा है, एक ही हाउस होता है, सॉरी। अच्छा, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पहचाना, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि बाई कैमरल क्या होता है। यूनिकैमरल का तो बताना क्या है। इन यूनिकैमरल सिस्टम देयर इज ओनली वन लेजिस्लेटिव बॉडी, एक ही हाउस होता है, दो नहीं होते। वाइल laws can be passed more quickly and without the potential deadlock that might occur in a bicameral system where both houses disagree, it may lack the internal checks provided by bicameralism। देखो, बाइकैमरल सिस्टम का ना एक नुकसान होता है। नुकसान क्या है, मैं डिसएडवांटेज लिखना था, मैं नहीं लिख पाई उसमें, आप लिख लेना, ठीक है, मैं आपको तुम्हें बता देती हूँ। बाइकैमरल सिस्टम में एक ये होता है कि चेक्स एंड बैलेंस। ये फायदा है कि चेक इंटरनल चेक एंड बैलेंस होता है। सेनेटर्स एंड एमएनएज आपस में देखते हैं कि ये सेनेटर्स गलत तो नहीं लेके आ रहे ला, दोनों को मिला के तो लेजिस्लेटर्स ही बोलते हैं ना, कहीं ये तो नहीं लेके आ रहे।
लेकिन एक चीज होती है, खामख्वाह का डेडलॉक जरूर बनता है, मतलब चीजें डिले होती जाएंगी, कभी सेनेटर्स पंगा करेंगे, कभी एमएनएस पंगा करेंगे, तो मतलब खामख्वाह डिले 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 लगा रहेगा। ये होता है कि डिले लाजमी होता है। यूनिकैमल सिस्टम है क्योंकि एक ही हाउस होता है, डिले का खर्चा नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि कोई दूसरा हाउस तो होता नहीं जो डिसएग्री करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज होती है कि इंटरनल चेक्स वाला सिस्टम इधर नहीं होता। वहां पे तो सेनेटर्स और एमएनएस एक दूसरे पे नजर रखते हैं ना, यहाँ पे तो वो चीज नहीं होती। A single legislative body can lead to an over concentration of power if not properly balanced by other branches of government such as judiciary or executive. यूनिकैमल सिस्टम में बहुत इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो दूसरे ब्रांचेस हैं, क्योंकि इंटरनल चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, दो हाउसेस नहीं है, एक ही हाउस है। जब लेजिस्लेटिव का एक ही हाउस है तो जो फिर बड़े पैमाने पे चेक एंड बैलेंस होता है, जो तीन बड़ी ब्रांचेस के दरमियान होते हैं, वो दूसरी दोनों को सही तरीके से रखना चाहिए। मतलब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को अच्छा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए फिर, ठीक है। एग्जाम्पल, स्वीडन एंड डेनमार्क दोनों में लेजिस्लेटिव एक ही चैम्बर, एक ही हाउस है। न्यूजीलैंड में भी एक ही है, ठीक है। न्यूजीलैंड में 1951 तक थे दो, लेकिन 1951 में जिनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसको ये अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे, वो इन्होंने खत्म कर ली थी। तो अब वहां पे भी एक ही जो है पार्लियामेंट है, एक ही लेजिस्लेचर का एक ही हाउस है जिसको वो पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब सॉरी, हम लोग अब ये देखते हैं। आ, मैंने ना यहाँ पे मैंने ये कोशिश की है कि मैं अब पाकिस्तान का आप लोगों को, अब मैं, क्योंकि मोस्टली लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का लोग बता के निकल जाते हैं। अब बच्चे करते हैं ना, जब हम लोग सेनेट नेशनल असेंबली, सेनेट नेशनल असेंबली करते हैं ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हो क्या रहा है, ये क्या हलवा है। तो मैंने ना इसने एक पिक्चर में आप लोगों को समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, ताकि आपको यहाँ पे समझ आ जाए कि भाई लेजिस्लेचर में सब कुछ है क्या। पाकिस्तान की लेजिस्लेचर, यहाँ पे इसका नाम लिख देना कि हमारी लेजिस्लेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्दू में मजलिस शूरा और इंग्लिश में पार्लियामेंट। जब आप बोलते हैं ना कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट बैठी है, पार्लियामेंट डिसीजन लेगी, वो लेजिस्लेचर ही की बात हो रही होती है। लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं पाकिस्तान में, पार्लियामेंट, जैसे यूएसए में कांग्रेस बोलते हैं। ओके, हमारी लेजिस्लेचर दो हाउसेस हैं, दो हाउसेस हैं, बाई कैमरल है। हमारी लेजिस्लेचर की दो हाउसेस हैं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कि ये लेजिस्लेटर्स हैं। सेनेटर्स और एमएनएस को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कि ये लेजिस्लेटर्स हैं। और अगर हम सिर्फ इनके अपने अपने हाउस के मुताबिक देखें, तो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को हम एनएसए बोले, एमएनएस बोलेंगे, और सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनको सेनेटर्स बोलेंगे। लेकिन जब ये आके लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में बैठेंगे, तो हम बोलेंगे ये लेजिस्लेटर्स हैं सारे, ठीक है। ओके, लेजिस्लेचर हमारी बाइकैमरल है, और बाइकैमरल में नेशनल असेंबली को हम लोअर हाउस कहते हैं, जिसको हम ऐवान ज़ेरी बोलते हैं उर्दू में, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया। देन सेनेट को हम अपर हाउस बोलते हैं, ये ईवान बाला है, ठीक है। नेशनल असेंबली 5 साल के लिए आती है, लेकिन जो हमारी सेनेट है, वो मतलब उसका 6 साल का टेन्योर होता है, ठीक है। टर्म्स होते हैं, हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं सेनेटर्स के, और हाफ जो है इनकी मेजोरिटी वापस से इलेक्ट होके आती है। तो ये सिर्फ आपकी उसके लिए, ये तो 5 साल के बाद बार बार सस्पेंड होती है, बार बार आती है, बार बार 5 साल के बाद आना होता है इन्होंने। तो यहाँ तक समझ आ गया, पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट, उसके दो हाउस हैं, एक नेशनल असेंबली, एक सेनेट। जो नेशनल असेंबली उसको हम लोअर हाउस कहते हैं, सेनेट को हम अपर हाउस कहते हैं। नेशनल असेंबली 5 साल के लिए आती है, और ये 6 साल के लिए आती है। नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं हम उनको एमएनएस बोलते हैं, सेनेट के जो है उनको हम सेनेटर्स बोलते हैं। और एमएनएस ए प्लस सेनेटर्स पार्लियामेंट में जब बैठते हैं, हम इनको बोलते हैं लेजिस्लेटर्स, क्योंकि ये लेजिस्लेचर है पाकिस्तान की, ठीक है। ओके, नेशनल असेंबली के पास कितनी सीट्स हैं पाकिस्तान में, 336। 336 में से कुछ जनरल, आपको पता है, अच्छा, जनरल सीट्स और रिजर्व सीट्स का शायद आपको अंदाजा होगा। जनरल सीट्स होती हैं हर सूबे के पास, और कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं। जनरल सीट्स का मतलब होता है कि जनरल सीट्स आपको लड़ के लेनी पड़ती है, लोगों के दरमियान आपको कंपटीशन, आप जाते हो, आपको लोगों के मतलब लड़ना पड़ता है आपको अपनी सीट के लिए। लोग आपको वोट देंगे नहीं देंगे, आप फिर देखते हो न्यूज में, इसके इतने वोट हो गए, इतने इसके वोट हो गए, वो जनरल सीट्स पे होता है। जनरल सीट्स पे आपको लड़ना पड़ता है, ठीक है, अपने टिकट पे आप लड़ते हो। तो जनरल सीट्स हमारे पास कितनी है, 266। देन रिजर्व सीट्स आती हैं। रिजर्व सीट्स हमारे पास 70 है, 70 में से जो 60 है वो वुमेन के लिए, 10 फॉर नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। रिजर्व सीट्स के ऊपर लड़ना नहीं होता, ये रिजर्व रखी होती है। देखो, नेशनल असेंबली में हमारी जैसे चेयर्स रखी हैं 336, आम जबान बता रही हूँ। अब 336 में से 266 के ऊपर ना बाय
आपको पूरा लड़ना पड़ेगा अपने कंपटीटर के अगेंस्ट कि लोग मुझे ही वोट दें, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे सारे वोट दें। तो 266 के ऊपर इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शंस के बाद रिजर्व सीट्स का फैसला होता है, ठीक है। तो 266 के ऊपर सिर्फ इलेक्शन होगा। जो बाकी 70 सीटें हैं ना, उनके ऊपर इलेक्शन नहीं होगा, वो इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा कौन सी पार्टी को मिलनी है, ठीक है। वो मैं बताती हूँ किस तरीके से मिलती है, ओके। तो 266 जनरल सीट्स हैं, जनरल सीट्स के ऊपर ही सिर्फ इलेक्शन होता है। तो नेशनल, आपसे कोई पूछे कि नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता है, तो सिर्फ 266 के ऊपर होता है। इलेक्शन के दौरान सिर्फ 266 के ऊपर आपने लड़ना है, बाकी 70 तो इलेक्शन के बाद डिसाइड होता है कौन सी पार्टी जीती है। जितने पे होता है, जोन जोन से जितने परसेंट जनरल सीट्स लाएगी उतने ही परसेंट रिजर्व सीट्स मिलती हैं उसको, ठीक है। तो 336 टोटल है नेशनल असेंबली में, जिसमें 266 पे जो है एमएनएस लड़ते हैं, और बाकी 70 सीट्स एमएनएस को लड़े बगैर मिलती हैं। ये हर पार्टी खुद नाम देती है, लिस्ट देती है, ठीक है। अच्छा, जो 336 है वो डिवाइडेड किस तरह है हर सूबे पे। सिंध को 75 सीट्स मिली हैं, ठीक है। इन 75 सीट्स में रिजर्व सीट्स भी सिंध के पास हैं और जनरल सीट्स भी हैं। पंजाब को 173 अपने सूबे के लिहाज से, देख आपने एक बात याद रखनी है, नेशनल असेंबली में लोगों का देख के दिया जाता है, पॉपुलेशन का साइज कितना है। पंजाब में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो इसलिए 173 सीट्स दी है। क्योंकि जो लोअर असेंबली होती है ना, इसको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, हम वोट दे के आते हैं डायरेक्टली। तो इसलिए लोगों के मुताबिक जहां पे जितनी, अब जहां पे 100 बंदा है, 100 के लिहाज से सीटें मिलेंगी, जहां पे 50 बंदा है 50 के लिहाज से कम सीटें मिलेंगी, ठीक है। तो नेशनल असेंबली में पॉपुलेशन के साइज पे दी जाती है। सिंध को 75 सीट्स हैं, पंजाब को 173, बलूचिस्तान को 20, खैबर पख्तूनख्वा को 55। देखो फेडरल कैपिटल को 3 मिली है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है बाकी सूबों के लिहाज से, तो सिर्फ 3 सीटें हैं। और नॉन मुस्लिम्स की जो सीट्स हैं ये प्रोविंसेस पे डिवाइड नहीं किया। ओवरऑल पाकिस्तान से बस सिर्फ 10 सीट जो है ये रिजर्व में आती है, वैसे भी देखो रिजर्व है। नॉन मुस्लिम्स को नेशनल असेंबली के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस ओवरऑल पाकिस्तान से कोई भी 10 नॉन मुस्लिम्स के नाम लिस्ट में डाले जाते हैं और वो उनको वो सीटें दे दी जाती हैं। ये किसी सूबे के ऊपर डिवाइड नहीं किया नॉन मुस्लिम्स को, ठीक है। तो ये इस तरीके से 336 सब पे डिवाइड किए हैं। कुछ कुछ रिजर्व सीट्स दी हैं और कुछ जनरल सीट्स दे दी हैं सबको, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को छोड़कर नॉन मुस्लिम्स किसी पे डिवाइड नहीं किया। बस वुमेन की जो रिजर्व सीट्स है ना, वो सारे सूबों पे डिवाइड किए जनरल सीट्स के साथ, ओके। अच्छा, मेंबर्स नेशनल असेंबली के डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। अब मैं नेशनल असेंबली का आप लोगों को यहाँ पे ये दिखा देती हूँ, ये रहा नेशनल असेंबली का, ये देखो नेशनल असेंबली। बलूचिस्तान के पास जनरल सीट्स 16 हैं। बलूचिस्तान के पास वुमेन की जो सीट्स हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं, हमारे पास टोटल 60 है ना, 60 में से 4 बलूचिस्तान को दे दिए हैं, तो टोटल सीट कितनी दे दी है, 20। अब बलूचिस्तान की जितनी भी पार्टी है, वहां पे 3 पार्टीज हैं कोई लड़ रही हैं, उन वो 3 पार्टीज पहले जनरल सीट पे लड़ेंगी, ठीक है। अब तीनों पार्टीज को हम नाम देते हैं ए बी सी। ए ने सिर्फ 2 सीटें जीती हैं 16 में से, बी ने जीत ली आप इस तरह बोल दें 6, बी ने जीत ली 6 सीटें। मतलब यहां से 8 सीटें ए और बी ने ले ली, और बाकी जो 8 हैं 50% सीटें वो किसने ले ली, 16 है ना, 8 × 8 16, 16 हो गए ना। तो अगर ए बी सी है, ए ने सिर्फ 2 सीटें जीती, बी ने 6 जीत ली, मतलब कि 8 निकल गई, पीछे 8 रहेगी, और सी ने 50%, मतलब कि 8 जीत ली। तो अब जो रिजर्व सीट्स होती है ना, वो किस तरह डिवाइड होंगी, क्योंकि अब बलूचिस्तान को तो पूरे को 4 रिजर्व सीट्स मिली है ना। अब लेजिस्लेचर में किस तरह, नेशनल असेंबली में किस तरह डिसाइड होगा कि ये 4 सीटें किसको मिलेंगी। अब नेशनल असेंबली में इस तरह डिसाइड होता है, जैसे ए ने सिर्फ 2 ले ली, बी ने ले ली, आपके साथ लिख लो ताकि आप लोगों को आप एंड पे देख सको। ए ने ले ली 2, बी ने ले ली कितनी, 6, और सी ने ले ली 8, मतलब कि 16 का 50% 8 ही बनता है ना। और अगर सी ने 8 ले लिए तो मतलब हम रिजर्व सीट का 50% निकालेंगे और सी को 50% देंगे। मतलब जितने परसेंट पार्टी जिस भी प्रोविंस की अपने जनरल सीट्स के जितने परसेंट लेगी ना, उतना ही परसेंट रिजर्व सीट में से उसको मिल जाएगा। मतलब कि सी को यहां से 2 जो रिजर्व सीट्स है ना वुमेन की, वो देनी ही है। अब वो अपनी मर्जी से फिर कोई भी औरतें, वो जिन औरतों को अपनी पार्टी में देना चाहें, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ये ऊपर मैंने एग्जांपल में लिखा भी हुआ है। खैर, खैबर पख्तूनख्वा के पास जनरल सीट्स 45 हैं, और वुमेन के जो रिजर्व सीट्स है 60, उसमें से खैबर पख्तूनख्वा को उनकी पॉपुलेशन के लिहाज से जो है ना 19 दे, 10 ये शायद, हाँ 10 दे दिए, तो इसमें 55 बन गई हैं। कि हमें जो है फेडरल कैपिटल को वुमेन की रिजर्व सीट्स नहीं मिली हैं, सिर्फ जनरल सीट्स है हमारे पास। सिंध के पास जो है 61 जनरल सीट्स हैं और 14 वुमेन की सीट्स हैं, 75 हो गई हैं।
पंजाब की 141 जो है वो जनरल सीट्स हैं, और रिजर्व सीट्स वुमेन की 32 मिली हैं, तो मतलब मिला के 173 हो गई। देखो नॉन मुस्लिम्स की जो रिजर्व सीट्स है वो प्रोविंसेस को ऊपर डिवाइड नहीं की हुई। रिजर्व सीट्स का फैसला हमेशा इलेक्शन जीतने के बाद होता है, जब पता चलता है कौन कौन सी पार्टी ने कितने कितने परसेंट अपनी जनरल सीटें ली हैं, उसके बाद रिजर्व सीट्स मिलती हैं। जो वो नॉन मुस्लिम्स की नेशनल असेंबली में डिवाइडेड नहीं है, सेनेट में डिवाइडेड है। नेशनल असेंबली में डिवाइडेड नहीं है ओवरऑल पाकिस्तान में, ताकि सबकी आवाज नेशनल असेंबली में सुनी जाए ना, इसलिए, क्योंकि नेशनल असेंबली की सीटें सबसे ज्यादा होती हैं। सेनेट में 96 टोटल सीटें होती हैं, जनरल असेंबली और नेशनल असेंबली में कितनी है? अगर सेनेट में सिर्फ 96 हैं, देखिए सेनेट में सिर्फ 96 है, तो हमारी जो नेशनल असेंबली है उसमें 336 है। अब दोनों मिलके लेजिस्लेचर कहलाती है ना, पार्लियामेंट तो दोनों को हम कहते हैं ना। तो सेनेट से कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ नेशनल असेंबली की होती है, और नेशनल असेंबली को डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए लोगों का जब भी लॉ मेकिंग होती है ना, तो सबसे ज्यादा इनडायरेक्टली डायरेक्टली लोगों की बात मानी जाती है, क्योंकि ये एमएनएस को तो डायरेक्टली लोग करते हैं ना, ये तो सेनेटर्स को प्रोविंशियल असेंबली लाती है, और यहाँ पे जिनको लोग इलेक्ट करते हैं उनकी तादाद ज्यादा है, ठीक है। खैर, अब आप लोगों को समझ आ गई है ना कि क्या सीन है, इस तरीके से होता है। चलें ऊपर में एक दफा अब आपको बता देती हूँ यहाँ पे, समझ आ गई। यहाँ पे जो मैं सारा बताया 336 है, 336 में 226 जो है वो जनरल है, 70 रिजर्व है, रिजर्व में 10 नॉन मुस्लिम्स वाली हैं और 60 वुमेन वाली हैं। सारे प्रोविंसेस में जो है जनरल एंड वुमेन की जो रिजर्व सीट्स हैं वो तो डिवाइड कर दी, लेकिन नॉन मुस्लिम्स की नहीं की, इनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिख दी है। इफ अ पार्टी विंस 50%, अगर एक पार्टी 50% ऑफ जनरल सीट्स लेती है, ठीक है, कोई भी पार्टी है वो जनरल सीट्स का 50% जो है वो ले लेती है। जैसे कि अगर जनरल सीट्स जो है वो पंजाब के पास 141 है, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, यहाँ पे वैसे 173 है, ठीक है। अगर पंजाब के पास जनरल सीट्स कितनी है, 141 है, और वो 141 का 50% जीत गई है, तो फिर अगर और पंजाब के पास रिजर्व सीटें 14 है, मतलब वुमेन की सीटें 14 हैं, तो फिर अगर उसने जनरल सीट जो उसकी हैं उस पे जनरल सीट 141 थी, और रिजर्व सीटें औरतों की इनके पास 14 थी, अगर 141 का इसने 50% जनरल सीट्स जीत लिए हैं, तो जीतने के बाद जब ये असेंबली में आके नेशनल असेंबली में आके बैठेंगे, पार्लियामेंट में आके बैठेंगे, असेंबली में आके बैठेंगे, तो जो रिजर्व सीटें पंजाब के नाम पर होंगी ना, अगर पंजाब की पार्टी ने, किसी एक पार्टी ने, ठीक है ना, इफ आ पार्टी, पंजाब की कोई भी एक पार्टी, पार्टी का कोई भी नाम हो सकता है, पंजाब की किसी भी एक पार्टी ने 141 में से चार छह सात पार्टियां लड़ रही थी, और पंजाब की एक पार्टी ने 50% सीटें जीत ली हैं, तो मतलब अब वहां की जो औरतों के लिए रिजर्व सीट्स थी ना 14, 14 में से 7 उसको मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जनरल सीट पे ज्यादा अच्छे उससे जीती हैं, ठीक है उन्होंने। इस तरीके से जो है ना, हर पार्टी में, हर हर प्रोविंस के नाम पे तो वुमेन की रिजर्व सीट्स बहुत है नेशनल असेंबली में, लेकिन फिर वो पार्टी कितने परसेंट जनरल सीट जीत के आ रही है, उस पर उसको रिजर्व सीट मिलती है। आई होप आप लोगों को समझ आई हो, इससे बेहतर तो मैं नहीं समझा सकती। खैर, लेजिस्लेचर के मैंने कहा था कि दो हाउसेज है, नेशनल असेंबली का मैंने आपको बता दिया है, इसी तरह सेनेट का भी है। नेशनल असेंबली तो डायरेक्टली इलेक्ट होके आती है, लेकिन सेनेट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है, प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करती है इसको, ठीक है। सेनेट को मेवाने वाला बोलते हैं, 96 सीट्स हैं, ये 6 साल का होता है। अच्छा, इसमें एक बात बता दूं, ये तो 5 साल के बाद पूरी खत्म हो जाती है ना, 5 साल के बाद। सेनेट में हर 3 साल के बाद जो है ना वो इलेक्शन होते हैं, सुनोगे ना, सेनेटर्स के इलेक्शन होते हैं हर 3 साल के बाद होते हैं, और इसकी हाफ जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो बार बार चेंज होती है हर 3 साल के बाद, ताकि कंटिन्यूटी की सूरत बनी रहे। 6 साल हम वैसे इसको बोलते हैं। ओके, 96 मतलब कोई भी सेनेटर है ना, जैसे अगर वो 2021 में आया है, तो वो 6 साल का टेन्योर अपना पूरा करेगा ही करेगा, लेकिन कोई ऐसा है जिसका अगर 2021 में एक सेनेटर आया हुआ है, 21, 22, 23, और 23 में जो उससे पहले 3 साल पहले आया हुआ था, उसका टेन्योर 6 साल का खत्म हो जाएगा, इसका आगे जाके 2026 में जाके खत्म होगा। तो इस तरीके से ना हर 3 साल के बाद सेनेटर्स चेंज होते हैं, लेकिन आप ओवरऑल लिखते हो सर 6 ईयर टर्म्स, ओवरऑल आप लिखते हो 6 साल की, ठीक है। इनको हम सेनेटर्स बोलते हैं। 58, अच्छा 96 में इनमें भी जनरल और रिजर्व सीट्स होती हैं, 96 सीट्स होती हैं सेनेट के पास। यार एक मिनट जरा सबर करना।
तो सॉरी, मुझे थोड़ा सा काम था तो इस वजह से मैं बीच में से चली गई थी। ओके। सेनेट में 96 सीट्स होती हैं। अब सेनेट को डायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट नहीं करती जैसे इनको करती है नेशनल असेंबली को, ठीक है। सेनेट को प्रोविंशियल असेंबली करती है। अब सेनेट में 96 सीट्स हैं, उसमें से 58 जनरल सीट्स होती हैं। 58 जनरल होती हैं, बाकी 17 जो है वो रिजर्व सीट्स होती हैं फॉर टेक्नोक्रेट्स एंड उलमा। टेक्नोक्रेट, अच्छा उलमा को तो आपको पता है ना। टेक्नोक्रेट्स क्या होते हैं? टेक्नोक्रेट्स जो कि वैसे तो अलमिया ये है कि शायद ही हमारी कंट्री में आते हैं, लेकिन टेक्नोक्रेट्स कोई भी ना अपनी फील्ड को लेके, कोई भी मास्टर हो अपनी फील्ड का, जैसे कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोई मास्टर हो, कोई अपनी किसी साइंस का, मतलब किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज हो जिस बंदे के पास, उसको रिजर्व सीट देना, है ना, उसको रिजर्व सीट देना। ताकि जब भी डिसीजन मेकिंग हो, देखो लेजिस्लेचर लॉज बनाती है, जब सेनेटर्स में ये 17 रिजर्व सीट्स में उल्मा 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 भी अपनी एक, आप एक किस्म का इनको टेक्नोक्रेट समझे, क्योंकि रिलीजियस अगर देखें तो ये उसके अपने मास्टर है ना, इनके पास प्रॉपर एक अपनी उसके अपनी फील्ड को लेके इनको सही नो हाउ है, अच्छे तरीके से ये बारीकियों को समझते हैं। जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो साइंस किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, इंजीनियरिंग साइंस। तो जब भी कोई लॉ होगा, अगर देखो मेडिकल को लेके है, हेल्थ सेक्टर को लेके है, तो टेक्नोक्रेट्स होंगे जो जो समझते हैं कि भाई हेल्थ क्या है, मतलब उनको पता है कुछ कि डॉक्टर्स किसको किसी के से काम करना चाहिए, मतलब वो अपने अपनी फील्ड को लेके एक्सपर्ट हैं, तो तभी तो लॉ मेकिंग अच्छा होगा ना। सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे तो चल के लॉज नहीं बनते, तो टेक्नोक्रेट्स का होना बहुत जरूरी है। तो जो 96 सीट्स होती हैं सेनेट की, उनमें से 58 तो जनरल सीट्स होती हैं प्रॉपर, सही तरीके से एक इनडायरेक्टली वोटिंग होती है ना, मतलब कि प्रोविंशियल असेंबली में जो है ना वो वोटिंग होती है प्रॉपर। जैसे आप पंजाब में से सेनेटर्स उठाने हैं, तो पंजाब में से सेनेटर्स उठाने, तो पंजाब की जो प्रोविंशियल असेंबली वो प्रॉपर वोटिंग होती है। जैसे बाहर नेशनल असेंबली में जनरल सीट पे वोटिंग होती है ना, लोग करते हैं, यहाँ पे भी वोटिंग होती है। लेकिन वहां पे 58 के बाद जितनी बाकी सीट्स है ना, उनके पर वोटिंग नहीं होती फिर। जैसे 17 पे रिजर्व सीट्स होती है, वो पे टेक्नोक्रेट्स एंड उलमा के लिए होती है। 17 रिजर्व सीट्स वुमेन के लिए होती हैं, 4 रिजर्व सीट फॉर नॉन मुस्लिम्स, ये नॉन मुस्लिम्स को होती है। तो यहाँ पे देखो अब 23, अच्छा एक बात जो मैं बता दूं, जब नेशनल असेंबली की बात है तो वहां पे देखो सिंध को 75, पंजाब को 173, लेकिन यहाँ पे देखो पंजाब को 23, सबको 23, सिर्फ कैपिटल को हमारे 4 में, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं ना, बहुत ही कम है। अच्छा, जब सेनेट की जो मेंबर्स है ना, वो साइज देख के नहीं आते, वो सिर्फ प्रोविंस देख के आते हैं, हर प्रोविंस में आपको इक्वल नंबर लेना है। लेकिन जब नेशनल असेंबली में आते हैं, तो नेशनल असेंबली में क्योंकि लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, इसको इस तरह याद रखना, लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, तो फिर लोगों पे डिवाइड करना पड़ता है सीटों को, क्योंकि फिर जब अब जाहिर है, अब लोग इलेक्ट करेंगे तो अब एक सूबा कितना बड़ा है, तो फिर उस सूबे में हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बंदे को खड़ा करना है, एमएनए को खड़ा करना है, तो फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा करना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो एक प्रोविंशियल असेंबली से ही ये लोग उठाते हैं, तो फिर हर प्रोविंस के भी हाफ पे सिर्फ 23, लेकिन यहाँ पे लोगों की साइज देख के नेशनल असेंबली लोगों का साइज देख के सीटें देते हैं नेशनल असेंबली में। यहाँ पे लोगों का नहीं, बस प्रोविंस, हर प्रोविंस को एक ही जितने नंबर के सेनेटर्स, मतलब एक ही नंबर होता है हर सेनेटर का, जैसे 23 है तो हर प्रोविंस के लिए 23 ही है फिर, ठीक है, ये फिर वो प्रोविंशियल असेंबली तो सबकी एक एक आप समझें, ठीक है। तो 96 जो है वो डिवाइड कर दिया गया है, सिंध असेंबली को 23 सीट्स दी हैं। अब 23 सीट्स के ऊपर वो जनरल सीट्स अपने लिहाज से देखेंगे, ठीक है, उनकी जनरल सीट्स हैं, फिर उनकी रिजर्व सीट्स हैं। पंजाब को 23 दी हैं, बलूचिस्तान को 23 दी हैं, खैबर पख्तूनख्वा को 23 दी हैं, एंड फेडरल कैपिटल को 4 दी हैं। चलो अभी इनका भी हम लोग देख लेते हैं, ये रहा सेनेट का। सेनेट को टोटल 23, सिंध को कितनी दी है? 23 दी हैं। 23 में सिंध को एक नॉन मुस्लिम को लाजमी लेना है, ठीक है। देन 4 वुमेन को लाजमी, 4 वुमेन लेनी है, 4 उलमा और टेक्नोक्रेट्स में से लेते हैं, 14 ये सिंध, मतलब सिंध असेंबली में वोटिंग होगी प्रॉपर, ये लोग वोट देंगे, जैसे हम लोग नेशनल असेंबली में जनरल सीट्स पे वोट देते हैं ना, तो सिंध असेंबली में जब सेनेटर्स को निकालते हैं, ये लोग 23 सेनेटर्स होते हैं, तो फिर क्या करते हैं, सिंध असेंबली और पंजाब और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये सब 14 को ये वोटिंग देके करते हैं। हर जो जितने भी प्रोविंशियल असेंबली में, सिंध प्रोविंशियल असेंबली में आप गेस आप सिर्फ ये अच्छा कोई भी असेंबली है, प्रोविंशियल कोई भी असेंबली है, उन्होंने वहां से 23 सेनेटर्स निकालने हैं, ठीक है ना, 23 सेनेटर्स कोई भी उन्होंने वोटिंग देके डिसाइड करना है कि हमारे प्रोविंस से कौन सेनेटर्स बनेगा।
तो अगर वहां पे सोचें, अगर 200 लोग हैं, तो 200 जो लोग बैठे हैं प्रोविंशियल असेंबली में, वो सारे अपने अपने बिहार, अपने अपने नाम से वोट दे के आएंगे। जैसे हम लोग वोट नहीं दे के आते भाई, वो वोट देंगे, फिर एंड पे वोट गिनेंगे। अब जिन 14 लोगों, जो 14 लोग जीत जाएंगे, वो जनरल जनरल सीट्स पे जीत जाएंगे। फिर बाकी जो चार चार, एक चार टेक्नोक्रेट्स के लिए, उलमा के लिए, चार वुमेन के लिए और एक नॉन मुस्लिम के लिए बचेगा। वहां पे फिर ये खुद लोग लिस्ट, खुद ये फिर एक दूसरे से बातचीत करके एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें वो नाम लिख देते हैं। वो 23 पूरे हो गए सेनेटर्स। पंजाब के भी इस तरह, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फेडरल, फेडरल का तो अब कम ही है, चार ही है, ठीक है ना, तो ऊपर भी तो कम ही थी हमारी। ठीक है, ये प्रॉपर मिला के 96 हो गए। और यही डिजिट मैंने ऊपर नंबर्स लिखे थे कि सेनेटर्स के लिए कितनी, ओवरऑल कितनी जनरल सीटें हैं सेनेटर्स के लिए, 58। और वो 58 फिर सारे प्रोविंसेस पे डिवाइड कर दी गई हैं। रिजर्व कितनी है, 17 उलमा और टेक्नोक्रेट्स के लिए है, 17 वुमेन के लिए है, 4 नॉन मुस्लिम्स के लिए। और वो फिर सब पे इक्वली डिवाइड कर दिए गए, क्योंकि ये इक्वल नंबर दिए गए हैं सबको, ना कि पॉपुलेशन के साइज से। ठीक है, ओके। तो ये है सेनेटर्स का सारा कुछ। और सेनेटर्स को प्रोविंशियल असेंबली खुद इलेक्ट करती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आप लोगों को समझ ना आई हो। आई होप ऐसा ना हो, कुछ चीज आप लोगों को ना समझ आई हो। ये जो नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, ये तो मैंने नेशनल असेंबली के लिए लिखा है, क्योंकि नेशनल असेंबली को तो लोग इलेक्ट करते हैं ना जनरल सीट्स पे। तो जनरल सीट जीतने के बाद फिर ये लोग डिसाइड करते हैं। आप क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग जाते हो ना, तो वहां पे ये कि ये एक नेशनल असेंबली का इलेक्शन बहुत बड़े होते हैं सेनेट की निस्बत। सेनेट में तो ये लोग जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। अपनी प्रोविंशियल असेंबली से हर किसने उठाना है ना, अपनी प्रोविंशियल असेंबली से उठाना है, तो जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। लेकिन नेशनल असेंबली की जहाँ पे बात होती है, तो 336 सीट्स होती हैं। पहले उनकी जनरल सीट्स इतनी ज्यादा होती हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रहा होता है वो, और वो उसमें बहुत ज्यादा होता है। फिर एंड पे जाके जौन सी पार्टी हर प्रोविंस से जीतती है, उनको उतने ही परसेंट उनकी रिजर्व सीट्स दे दी जाती हैं। हर सूबे को जितनी रिजर्व सीट्स होती हैं, उसके लिहाज से, पार्टी की परसेंटेज के लिहाज से उसको दे दी जाती है। आप लोगों को कहीं पे भी कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद हमने करना है एग्जीक्यूटिव। मैंने ये करा दिया लेजिस्लेचर का, ठीक है। लेजिस्लेचर में मैंने आपको बता दिया इसके फंक्शंस क्या हैं, यूनिकैमरल क्या होता है, बाई कैमरल क्या होता है। अब मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराना है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कराना है, फिर उसके बाद हम लोग जो बाकी इसका थोड़ा सा वो कर लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वरना जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नंबर है, तो वो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करके पूछ ले, लाजमी पूछ लिया करो, ठीक है। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।